हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बिहार जे के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया गया है। और सुनने में तो आ रहा है कुछ चर्चाएं चल रही है। सर ऐसे सर मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं सर जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से, और उन्होंने सर एनरोलमेंट भी नहीं करा था बार काउंसिल में। फिर कैसे होगा सब कुछ सर ये? तो सुना आपने, यह हर तरफ यह चर्चा हो रही है कि जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है या नहीं है। मामला पेंडिंग है। यह लाइव लॉ की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है। अगर इनकी बात आप माने तो यह आपके स्क्रीन पे कि सुप्रीम कोर्ट हियर्स कंसर्न ओवर अलाउिंग लॉ ग्रेजुएट्स टू इंटर जुडिशियल सर्विस विदाउट प्रैक्टिस एज एडवोकेट। यह रिपोर्ट आप यह देखिए, यह रिपोर्ट जो है 28 जनवरी 2025 की है। यह मैं आपके सामने थोड़ा इसे मार्क भी कर दूं। 28 जनवरी 2025 मतलब अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। 24 तारीख है, तकरीबन 25-26 दिन पहले की रिपोर्ट है। तो यह चर्चाएं चल रही हैं और सेवरल हाई कोर्ट्स, अब देखिए लाइव लॉ की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। सेवरल हाई कोर्ट्स हैव डिमांडेड that experience at the bar must be made a condition to appear for the जुडिशियल सर्विस एग्जाम। अब इस वीडियो के जरिए इस वीडियो का थीम यह है, एक तो पहले लॉ स्टूडेंट को थोड़ा जागरूक करना कि चर्चाएं चल रही है, हो सकता है कि एक्सपीरियंस एट बार इनरोलमेंट आपके लिए जरूरी हो सकता है। डिसीजन क्या होगा उस पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय तमाम लॉ स्टूडेंट्स के बेटरमेंट और गाइडेंस के लिए अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूं जितनी मुझे समझ है इस मैटर की। अगर अब आलम तो ये चर्चाएं चल रही, अगर आप इनरोलमेंट करा लेते हैं तो टेंशन फ्री रहेंगे, और अगर नहीं कराते हैं तो क्या पता अगर हो जाए यह कंडीशन और पता लगा कि आप एलिजिबल ही नहीं है चूंकि आपका इनरोलमेंट नहीं है। मैं इन सारे तमाम मुद्दों पे विस्तार से चर्चा करूंगा कि एक्सपीरियंस जरूरी है या नहीं। आंख बंद करके कि एक्सपीरियंस को सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता। थ्रू आउट कंट्री जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं वो स्टेक होल्डर हैं इस पर। सबों के लिए यह डिसीजन जो भी होता है यह काफ़ी एक मेजर इशू है, और इसलिए अब जितनी मुझे समझ है, आई नेवर क्लेम माई सेल्फ टू बी परफेक्ट। डिसीजन तो दो ही हो सकते हैं, इनरोलमेंट जरूरी है नंबर 1, और नंबर 2 की इनरोलमेंट जरूरी नहीं है। तो इनरोलमेंट जरूरी है उसके भी समर्थन में कई सारे लोग होंगे, और इनरोलमेंट जरूरी नहीं है उसके भी समर्थन में होंगे। यहाँ पे तो देखिए सेवरल हाई कोर्ट्स, इसको आप देखिए, सेवरल हाई कोर्ट्स हैव डिमांडेड दैट द एक्सपीरियंस एट बार मस्ट बी मेड ए कंडीशन टू अपीयर फॉर द जुडिशियल सर्विस एग्जाम। तो हाई कोर्ट का तो ओपिनियन है कि भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में लाइव लॉ की ये रिपोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट टुडे January 28 considered the issue of whether the condition of 3 years of practice at the bar in addition to a legal degree needs to be restored to appear for the civil judge junior division exam in light of various issues faced by the high courts in terms of lack of exposure on the functioning of court. This requirement was done away with by the Supreme Court in, मैं बताऊंगा। तो कहने का मतलब कि यह एक बहुत अहम मुद्दा है। मैं नॉर्मली आप लोगों को एग्ज़ाम से संबंधित एकेडमिक ही बताता हूँ। अब ये सारे डिसीजन वगैरह पे मैं कोई वीडियो नहीं बनाता। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर इस पे आप भी रखिए, आप भी प्लीज़ आप भी बनाइए, तो इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही आप यह भी देखिए
कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस नोट जारी किया, और यह प्रेस नोट पुराना है, आप लोगों ने देखा भी होगा, और भी कई कुछ आए हैं। यह इम्पोर्टेंट 2021 का है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट बार काउंसिल्स आर स्ट्रांगली in favor of 3-year minimum experience at the bar to be prescribed for being considered eligible to sit for a judicial service exam। तो बार काउंसिल का डिमांड है कि 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सारे स्टेट बार काउंसिल आर स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ ए 3-year मिनिमम एक्सपीरियंस। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल, उनका कहना है कि भाई 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुल मिलाकर इस वीडियो का मुद्दा यह है कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम देने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस एट बार जरूरी है या जरूरी नहीं है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो इस वीडियो का थीम है, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा भी आपको लगे आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। सबसे पहले सिविल जस्टिस कमेटी रिपोर्ट, ये सिविल जस्टिस कमेटी रिपोर्ट 1924-1925 की है। इस रिपोर्ट में कहा गया द रूल फॉर 3 years प्रैक्टिस एट बार डज नॉट गारंटी एनी रियल एक्सपीरियंस। मतलब पहली रिपोर्ट कहा गया कि 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो रियल एक्सपीरियंस होगा कि रियल एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। However, the recommendation of the report were only advisory। यह एडवाइजरी था, मतलब चर्चा वहां से शुरू हुई। उसके बाद 116वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इट रिकमेंडेड एबॉलिशिंग द प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट ऑफ 3 years because the mandatory practice for just 2-3 years hardly imparted the necessary training to make one a good judge। तो 116वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट है कि जो 3 साल का क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस का, इसको एबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि इससे जो नेसेसरी ट्रेनिंग है एक जज के लिए वो कोई जरूरी नहीं है कि इसी से होगा। तो फर्स्ट रिपोर्ट 116वीं लॉ कमीशन की कहा कि कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने लिख दिया, इसे आप पढ़ लीजिएगा। 117वीं रिपोर्ट, इट वाज सेड दैट इट इज होली अनसस्टेनेबल टू अज्यूम दैट स्टैंडिंग एट द बार हेल्प्स टू गेन द एक्सपीरियंस फॉर जुडिशियल सर्विस। मतलब एक्सपीरियंस एट बार अगर है तभी आप अच्छे जज बन सकते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 117वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट में भी कहा गया, और मैं आपके स्क्रीन पे एक बार फिर से डिस्प्ले कर रहा हूं 116वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट। इन दोनों रिपोर्ट में आप देखिए स्क्रीन पे ठीक से, 116वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट में कहा गया कि एक रिकमेंडेशन दिया गया कि 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस एट बार चाहिए उसको भैया आप खत्म कर दीजिए। बिकॉज द मैंडेटरी प्रैक्टिस फॉर जस्ट 2-3 years हार्डली इम्पार्टेड द नेसेसरी ट्रेनिंग टू मेक वन ए गुड जज। 116वीं में कहा गया। 117वीं में यह कहा गया कि भाई यह अनसस्टेनेबल है, कोई जरूरी नहीं कि 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए फिट होंगे। 118वीं लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया, इट सजेस्टेड कि 3 years प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट could be continued even though it was not needed। तो 118वीं में कह दिया गया कि 3 साल का रिक्वायरमेंट जो है ना उसको कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद यह जो केस है ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का, तो इस
केस टाइटल से बहुत सारे केसेज हैं, टाइम टू टाइम बहुत सारे आज भी चल रहे हैं, बहुत सारे केसेज हैं। एक जुडिशियल ऑफिसर को लाइब्रेरी भी होनी चाहिए घर पे, फैसिलिटीज भी, पे स्केल का भी, बहुत सारे मैटर से रिलेटेड है। इसी एक केस में कहा गया कि इट वाज हेल्ड दैट स्टेट जुडिशरी मस्ट हायर लॉयर्स हु हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। मतलब आप जुडिशियल सर्विसेज देंगे तो 3 साल की वकालत वाले ही एलिजिबल होंगे, वही दे पाएंगे। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन ऑफिस जजेज हैव टू डिसाइड इश्यूज रिलेटिंग टू लिबर्टी, property and reputation of the litigants. Hence, it is neither prudent nor desirable to appoint fresh graduates to the post. The knowledge from the books and pre-service training cannot substitute the experience of legal practice. Unless the judicial officer is familiar with the working of the components of the administration of justice, his education and equipment as a judge is likely to remain incomplete. तो इस केस में 93 में कहा गया कि भाई एक्सपीरियंस एट बार जरूरी है, और 93 में यह लागू कर दिया गया। 93 के बाद क्या हुआ कि जस्टिस सेट्टी कमीशन एक बना, ये नीचे लिखा हुआ जस्टिस सेट्टी कमीशन। जस्टिस सेट्टी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि भैया 3 साल का जो प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है उसको हटा दीजिए। तो 2002 में यह केस आता है, फिर यही वाला केस, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। It was the 2002 judgment which removed the requirement of 3 years of work experience for entry into judicial service. हटा दिया गया। The court accepted the recommendation by the Justice Sethi Commission to remove the practice requirement. तो 2002 के बाद से प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। अभी आपने हाल फिलहाल में एमपी का देखा ही होगा प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट का। अब क्वेश्चन इज दिस, आप 3 साल वकालत करेंगे तभी आप एक अच्छे जज बनेंगे, अदरवाइज आप नहीं बनेंगे। अगर 3 साल वकालत आपने नहीं किया तो फिर आप अच्छे जज नहीं बन सकते, यह मैंडेटरी। अब सवाल यह पैदा होता है कि कोई लॉ ग्रेजुएट, मैं अपना व्यक्तिगत राय रख रहा हूं, मुझे खुद भी नहीं पता कि हमारी यह व्यक्तिगत राय कितनी ठीक है। हमारी व्यक्तिगत राय पे आप लोग भी विचार कीजिए और हमें भी बताइए। मुझे यह पता है कि इस वीडियो से कुछ लोग काफ़ी खुश भी होंगे और कुछ लोग बहुत नाराज भी होंगे। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं नफ़ा नुकसान की परवाह नहीं करता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर हमारा अधिकार है तो मैं निडर होकर अपनी बात जरूर रखता हूँ। तो देखिए 3 साल का 3 years प्रैक्टिस, आप पास करके कोर्ट पहुंचे, कोई भी लिटिगेंट आपको केस नहीं देगा। आप जस्ट कहीं से भी आप पास आउट करके कचहरी में पहुंच जाएं, क्योंकि लोअर जजेज की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो आप कहीं से भी पास आउट करें, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कचहरी में पहुंच जाएं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कचहरी में जाएंगे तो कोई भी लिटिगेंट क्या आपको केस देगा या नहीं देगा, मैंने खुद प्रैक्टिस किया है। हमारी सारी उम्र वकालत में गुजर गई और मैं एक एक चीज को काफी बारीकी से जानता हूँ। और हमारी छोड़िए, जो लोग कोर्ट गए हैं, जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए कि उन्हें शुरुआती दिनों में कोई लिटिगेंट उनको अपना केस देता है कि नहीं देता। चलिए, आपकी जानकारी से कोई लिटिगेंट आ गया तो जिसके साथ काम करें आप केस को उसके पास लेके जाएंगे, उनके पास ही लेके गए। अब जो पैसे जो मिलेंगे वो किनको मिलेंगे, आपको मिलेंगे या जहां आप काम करें वो ले लेंगे। मैं सोशल मीडिया पे इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। जो लोग प्रैक्टिस में हैं, फ्रेशर, वो खुद तय करें कि होता क्या है।
ये पहला पॉइंट कि भाई आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं, वकालत करने पहुंच गया तो आपको केस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिला भी तो उस केस को आप करेंगे या आपका सीनियर करेगा। अगला पॉइंट कि अगर आपका सीनियर करेगा तो उस केस के पैसे आपको मिलेंगे या सीनियर रख लेगा। चलिए आगे भी देखिए। कोई लॉ स्टूडेंट जो यह बताए कि उसने जिस सीनियर को ज्वाइन किया, सीनियर बैठा के उसे कुछ कानून की बारीकियां बताता है। मैं इस टॉपिक पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, हो सकता है मेरा यह कहना गलत हो। जो लॉ स्टूडेंट जिन्होंने कचहरी ज्वाइन किया है उनसे ही पूछ लीजिए वो क्या कहते हैं। तीसरा पॉइंट, जस्टिस शेट्टी कमीशन ने बहुत अच्छा कहा था और कई सारे लॉ कमीशन में कहा गया रिपोर्ट में कि वकालत में, बार में कोई ऐसा बार प्रैक्टिस या बार का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस एट बार, कोई ऐसा नहीं है कि यह विजडम ट्री है कि आप यहीं पे बैठिएगा तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप एक सर्वे करके देख लीजिए। मैं खुद एक वकील रहा। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिमांड अपनी जगह ठीक है, स्टेट बार काउंसिल की भी डिमांड अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप यह भी तो तय कीजिए कि 3 साल की वकालत में आप कहेंगे कि इनरोलमेंट वकालतनामा चाहिए। अगर आप पहले यह तय कीजिए कि जिस वकील की वकालत 3 साल की है उसको कौन लिटिगेंट अपना केस दे रहा है। आपका वकालतनामा सिर्फ साइन करने का सीनियर के साथ उसी की रिकॉर्ड मैनेज करके आपको लगा देना है। आप मामले की जांच कीजिए, जो वकालतनामा 3 साल का आप लगवाएंगे या पूछेंगे या क्या करेंगे या क्या प्रोसीजर लगाएंगे वो बात की चीज है। मैं एक वैसे कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में 1 to 3 ईयर आप इंडिपेंडेंट वकालतनामा फाइल करेंगे या सीनियर के साथ सिर्फ खाना पूर्ति के लिए फाइल करेंगे, पहली बार। फिर चलिए, आप 1 से 3 साल तक कचहरी जो जाते हैं तो क्या कचहरी आने जाने का भी खर्चा आपका निकल पाता? नहीं निकल पाता। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के आप डेटा की बात कीजिए, एवरेज। ज्यादातर किसकी संख्या? जिन लोगों के, एक तो यह हो गया, और इन्हीं कारणों से बहुत सारे लॉ कमीशन में, जस्टिस शेट्टी कमीशन में कहा गया कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपोजर है तभी आप अच्छे जज बनेंगे। अभी फिलहाल जो सिस्टम है, आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम पास कर गए तो आपको डायरेक्ट कोर्ट रूम में नहीं भेजा जाएगा, आपकी ट्रेनिंग होती है। एक जो ऑलरेडी जुडिशियल ऑफिसर हैं उनके साथ कोर्ट में बैठना होता है, काम सीखना पड़ता है, फिर जुडिशियल एकेडमी में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपकी ट्रेनिंग इफेक्टिव जुडिशियल एकेडमी में होगी या बार में जाके होगी? whether the effective training could be imparted by judicial academy और एट बार,
बार ने, मैं बार काउंसिल को भी कहना चाहता हूं, अगर हम कॉलेजेस पे चेक करें और लगाम रिकॉग्निशन तो बार काउंसिल से ही मिलता। इन कॉलेजेस में आप देखें कि टीचर्स वहां पे पढ़ा कैसे रहे हैं, क्या डिस्कशन होता, मूट कोर्ट कॉपी पेस्ट के तौर पे चलता। मैं किसी को इंडिविजुअली नहीं कर रहा हूं, एक जस्ट मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मूट कोर्ट के प्रोपोजिशंस कभी कभी बच्चे लोग देते हैं, हमें पूछते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि भैया हमें भी कभी कभी बुलाया जाता है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। बिहार जुडिशियल एकेडमी में कुछ क्लासेस कुछ समय पहले हमने थोड़ी बहुत ली थी, इक्का दुक्का क्लासेज, फिर अब चूंकि अपने व्यक्तिगत कारणों से और समय की कमी के कारण मैं ये सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटी का समय नहीं होता हमारे पास। तो सवाल यह है कि एक नए जज को, जो न्यूली अपॉइंटेड जजेज हैं, उनकी बेहतर ट्रेनिंग जुडिशियल एकेडमी में होगी या बार में होगी? बार जो है 1961 में एडवोकेट एक्ट पास हुआ। बार काउंसिल ने नए वकीलों के लिए क्या किया? कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई? नए वकीलों के लिए कुछ थोड़े बहुत फंक्शन करा के और तालियां बजा के ट्रेनिंग नहीं हो जाती। यह मैं, देखिए, मेरा इरादा एक हेल्दी डिस्कशन, मैं किसी पे उंगली उठा नहीं रहा हूं, साथ में मैं सार्वजनिक तौर पे यही कर रहा हूं कि हमारे इन चीज़ों से, इस वीडियो से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो मैं सार्वजनिक तौर पे क्षमा प्रार्थी भी हूं। मेरा इरादा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, मेरा इरादा एक हेल्दी डिस्कशन हो और जो सही हो उसको अमल में लाया जाए, बस इतना ही मेरा इरादा, और कोई इरादा नहीं है। हमारी कोई तमन्ना नहीं है कि हम इश्यूज को डाइवर्ट करें या कुछ वैसा चीज करें, एक हेल्दी और फ्रूटफुल डिस्कशन के तौर पर। तो देखिए, न्यूली अपॉइंटेड जो है, आप एक जुडिशियल ऑफिसर के साथ, जैसे मान लीजिए कि आप सेलेक्ट हो गए, आप जज के साथ एक छोटे से चेयर लग जाता, आप कोर्ट रूम प्रैक्टिस एक्सपोजर देखिए। बार में तो वकील के एंगल से सीखना है, बार में आप वकील के एंगल से एक तरफा सीखेंगे, और जुडिशियल ऑफिसर के साथ बैठ के आपको कानून के दोनों प्लस में भी, सपोर्ट में भी और अपोजिशन में भी, आप देखेंगे कि बार में एक तरफा, मेरा क्लाइंट है, मेरा केस है, हम केस को कैसे जीतेंगे, उस पे ज्यादा फोकस होता है। आप जज बने, आप वकील नहीं है कि केस को कैसे जीतेंगे। एक जज को दोनों तरफ देखना है, प्लेंटिफ की भी तरफ और डिफेंडेंट की भी तरफ। एक जज को दोनों तरफ देखना है, कंप्लेनेंट की भी तरफ और एक एक्यूज की भी तरफ। तो बार में आप एक बार में एक ही तरफ से अपीयर हो सकते, प्लेंटिफ की तरफ से आप पेश हो गए तो फिर डिफेंडेंट की तरफ से आप नहीं जा सकते, और डिफेंडेंट की तरफ से पेश हो गया तो उसी केस में प्लेंटिफ के तौर पे नहीं जा सकता। तो जज का पैमाना एक थोड़ा बड़ा पैमाना होता है, दोनों साइड को देखता है। और मैं तो कभी कभी मजाक में बोलता भी हूं, इस बार मैं बोला भी था कि जैसे बच्चे लोग पूछते हैं कि एक जज में कौन सी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जो बच्चे लोग इंटरव्यू दे के लौटते हैं तो बताते हैं हम लोगों ने कहा कि ये जज हैज टू बी गुड लिसनर। अगर जज को सुनने की क्षमता नहीं है तो कभी भी अच्छा जज नहीं बन सकता।
हमें ऐसा लगा कि यह एक अच्छा आंसर है। आपको दोनों साइड को सुनना है, प्लेंटिफ को भी डिफेंडेंट को भी सुनना है। आप एक जुडिशियल पर्सनालिटी एक अलग पर्सनालिटी है, वकील की पर्सनालिटी एक अलग पर्सनालिटी है। वकील को वोकल होना ज्यादा जरूरी है, जज को लिसनर होना ज्यादा जरूरी है। दोनों में कोई तालमेल नहीं है मेरे विचारों से। मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि आप एलएलबी पास आउट हुए और आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आप नहीं कराए तो भाई बार काउंसिल का खर्चा, मतलब बार काउंसिल का रेवेन्यू का जो सोर्स है, अगर विदाउट अगर आप जज ही बनना चाहते तो आपको इनरोलमेंट चार्जेज वगैरह आपको देना पड़ेगा, इनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। अब AIB भी कर दिया गया है, ऑल इंडिया बार एग्जाम, वो भी पास आउट करना पड़ेगा। तो आप बगैर इनरोलमेंट कराए आप जज बन गए तो रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है। यह एक कारण हो सकता है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं जानता कि और क्या कारण हो सकता है। तो लेकिन अब हाई कोर्ट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में हाई कोर्ट का भी विचार है कि भाई कंडीशन जो ये देखिए सेवरल हाई कोर्ट्स की एक्सपीरियंस एट बार होना चाहिए, यह मस्ट है। तो मेरे हिसाब से यह जो डिसीजन है ऑल ओवर इंडिया के हर एक लॉ स्टूडेंट को अफेक्ट करेगा। तो लॉ स्टूडेंट का भी पक्ष सुनना चाहिए, क्योंकि ऑडी अल्टरम पार्टम जब तक नहीं हो तो नेचुरल जस्टिस हो ही नहीं सकता। हम अगर दूसरी पार्टी को नहीं सुने और खासकर उनको नहीं सुने जिनका कैरियर इन्वॉल्व है। एक लॉ स्टूडेंट के लिए ये बनाया जा रहा है, तो लॉ स्टूडेंट, डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, डिफरेंट लॉ स्टूडेंट्स, सबको सुनना चाहिए, सबको अपना पक्ष रखना चाहिए, तभी हम किसी सही फैसले पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो ऐसे अपने मर्जी से जो भी फैसला करना है, अगर मान लीजिए कि हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करें तो हम कभी एक अच्छे फैसले पे नहीं पहुंच सकते। तो लॉ, अब हमारे देश में लॉ स्टूडेंट का एसोसिएशन है नहीं है, कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है, तो और मुझे इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आता इस टॉपिक पे। जो थोड़ी बहुत जानकारी थी हल्की फुल्की वो हमने आप लोगों से शेयर किया। मेरे व्यक्तिगत नज़रों में कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप 3 साल प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक अच्छे जज बनेंगे। आपकी बेहतर और इफेक्टिव ट्रेनिंग जुडिशियल एकेडमी में भी हो सकती है। आप और जस्टिस शेट्टी कमीशन ने यह भी कहा था कि जो लोग वकालत में चले गए, अच्छा लीगल माइंड है, तो भाई वो जज क्यों बनना चाहेंगे। हम यह कंडीशन रख के जो गुड लीगल माइंड को लूज कर रहे हैं, हमें कैंडिडेट अच्छे नहीं मिल पाएंगे। अच्छे लीगल माइंड वाले तो वकालत में है, तो वकालत में लिमिटलेस आमदनी है। मैं भी अपनी व्यक्तिगत, मैंने कभी किसी जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दिया। अब मैं अच्छा वकील था या नहीं था वो एक अलग मसला है। अब परिभाषाएं भी अलग अलग है। अब वकालत में तो हमें भी किसी सीनियर ने समझाया था कि एक अच्छा वकील वो है जो कानून को अच्छे तरीके से जानता है, और धाकड़ वकील वो है जिसे कानून आए या ना आए बाकी सारी चीजें आए। तो मैं उस दिन पूरी रात सोया नहीं था कि यह कौन सी परिभाषा है, किस तरह की परिभाषा है। लेकिन खैर चलिए, बहुत सारी चीजें, एक देखिए बार एंड बेंच का यह जरूर है कि अच्छे जजेज
अच्छे वकीलों से सीखते हैं। वकील जो है मेरी नज़रों में फ्रेंड, मैं लिखता भी हूँ, वकील जो है फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड के तौर पे उसकी भूमिका होती है। बहस करके बताना, प्रोविजन को बताना, केस के फैक्ट को बताना। तो दोनों के अलग अलग रोल हैं, बार एंड बेंच के। आप बार में आपको वकालत के बारे में एक्सपीरियंस होगा, वकालत के बारे में, और जुडिशियल एकेडमी में आपको एक जज के तौर पे एक्सपीरियंस होगा। दोनों का पैमाना अलग अलग होता है, वकालत का पैमाना अलग होता है, एक जज का पैमाना अलग होता है, थॉट प्रोसेस भी दोनों के अलग अलग होते हैं। तो अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट 3 साल वकालत करके ही आता है तो ठीक है, उसने बार में जो एक्सपीरियंस उसको मिला सो मिला, लेकिन वो एक्सपीरियंस एक जज के तौर पे उसके लिए कहां तक हेल्पफुल होगी? क्या हमारे देश की जुडिशियल एकेडमी इन चीजों को नहीं बता सकती हैं ट्रेनिंग के दौरान कि बार और बेंच में बड़ा एक कॉर्डियल रिलेशन होता है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट की तरफ से देखते हैं, एक जज को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। और मेरी नज़रों में जज एक बहुत अच्छा काम करता है, ही इज ए पेशेंट लिसनर दोनों तरफ के वकीलों को सुन रहा है वकीलों की को सुनना हम लोग उदाहरण भी देते हैं कि वकालत मत कीजिए, यहाँ पे सीधा सीधा बोलिए। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि यह एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छे जज बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस हो ही। जैसे जो सिस्टम चल रहा है वही होना चाहिए था मेरी नज़रों में। हमारी यह राय गलत भी हो सकती है। और एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि इस वीडियो के जरिए मेरा यह इरादा कतई नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाऊं। एक सिर्फ हेल्दी डिस्कशन के लिए, दोनों तरफ की बातों को जानने और समझने के लिए यह एक मेरा छोटा सा प्रयास है। एक हेल्दी डिस्कशन हो, लॉ स्टूडेंट्स के भी पक्ष को सुना जाए। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, अब जो वर्तमान सरकार है, तो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने का सहारा सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी तक सिमट के रह गई है। तो अगर आज देखते हैं बच्चा छोटे में ही माँ बाप, अरे ये पढ़ लिख जाए, किसी तरह इसकी नौकरी लग जाए, तो हमारा जीने का सहारा सिर्फ अगर सरकारी नौकरी तक सिमट के रह गई है तो यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हम एक इंटरप्रेनर की तरफ भी बढ़ सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो अब आप देखिए, हर चीज के पक्ष विपक्ष हो सकते हैं। यह वीडियो कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, कुछ लोगों को अच्छी भी लग सकती है। मैं इस बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा। और हम लोग, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत जितना संभव हो पाता है हम लोगों से उतना करते रहते हैं। हम लोग एक BNS भारतीय न्याय संहिता का कंप्लीट टेस्ट सीरीज 50 मॉड्यूल का फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। एक मॉड्यूल में 50 क्वेश्चन होते, तो 50 × 50 2500 क्वेश्चंस। हम लोग आपकी असली तैयारी मेंस आंसर राइटिंग की है, तो मेंस के हर रोज एक ओपन चैलेंज सीरीज चला रहे हैं। एक ही टॉपिक से PT मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछते हैं और उनके वीडियो बना के, अब हर क्वेश्चन का तो वीडियो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है हम लोगों का।
तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दिए जाते हैं। मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित ओपन चैलेंज सीरीज, DTS है आपका मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, आपका मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज, कई सारे प्लेलिस्ट हमने बना रखे हैं। उन वीडियोज को आप देखिएगा, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फ्रेश एडवोकेट हो। नॉलेज इज नेवर हार्मफुल। तो इन सारे चीज़ों से आपको काफ़ी लाभ होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इससे, ताकि हम जब कभी इस तरह की वीडियो बनाते रहें तो वो नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।